हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडियम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल। बालाजी पब्लिकेशन की बुक से आप लोगों ने पढ़ लिया था, थ्योरी आपको ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो जो बच्चे नियमित पढ़ने वाले हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो बच्चे कभी कभी पढ़ते हैं तो वो अपने हिसाब से वो अपना जाने उनका आगे क्या होगा, क्योंकि नियमित कहते हैं आगे वही बढ़ता है। यह सफलता उन्हीं को मिलती है जो भले थोड़ा कम पढ़ें पर डे, लेकिन नियमित रूप से स्टडी करते रहें। तो जो नियमित करते हैं वो सफल जरूर होंगे, और जो कभी कभी पढ़ाई करते हैं, कभी चले आए, कभी मन हुआ आज अब्सेंटी कर दी, क्लास का आज अटेंड नहीं की, तो उनके पढ़ाई का स्तर उनको खुद पता होगा क्या है। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में आप सभी पढ़ेंगे लेसन 3 2 लेसन तक कुमार मित्तल की बुक से भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ लिया था, और पूरे के पूरे 5 लेसन तक हमने बालाजी पब्लिकेशन की बुक से आप लोगों को न्यूमेरिकल करा रखा है। तो क्लास 9th में लेसन 3 जो बल गुरुत्वाकर्षण है उसके न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर हम लोग चालू करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर, इसमें देखो हम फार्मूले बीच बीच में आप लोगों को बताते जाएंगे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें, यदि न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, पहला न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम के दो पिंड दे रहा है। उनके द्रव्यमान दे रहा है, एक के दे रहा है 50 किलोग्राम और दूसरे का दे रहा है 120 किलोग्राम। तो जो द्रव्यमान है m1 बराबर है 50 किलोग्राम और द्रव्यमान m2 बराबर जो है वो है 120 किलोग्राम। आपसे कह रहा है 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच की जो दूरी दे रहा है वो आपको कितनी दे रहा है, 10 मीटर दे रहा है बच्चों। तो जो दूरी है डिस्टेंस की यदि बात करें तो कितनी दे रहा है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कह रहा है कि उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल F की बात करें तो आपको फार्मूला पता है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², यह होता है इसका फार्मूला होता है। अब इसमें यदि बात करेंगे F बराबर, तो कैपिटल G की बात करें तो कैपिटल G का मान आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 की बच्चों बात करें तो m1 दे रहा है आपको 50, तो ये हो जाएगा 50। m2 की बात करें तो दे रहा है 120 हो गया, अपॉन नीचे दे रहा है r², तो r का मतलब है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो F इक्वल आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अगर ये हम क्या करें, 2 जीरो हटा दें तो 2 घातें प्लस की हो जाएंगी। इसका मतलब ये 12 पंचे कितना आ गया, 60, और ये 10 का स्क्वायर हुआ वो कितना हो गया, 100 हो गया। एक जीरो से ये जीरो कट गया, तो F इक्वल जो आएगा वो देखो 6 का इसमें गुणा करेंगे, तो 6 का जब 7 में गुणा करेंगे, 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 छंग 36, 36 4 हो जाएगा 40, हासिल 40 की 0 हासिल लगा 4, 6 छंग 36 और 36 4 40, 40 की पूरे 40 रखेंगे, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे। -11 में जब 2 घटाएंगे, -11 में 2 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, -9, और ये 10 था, 10 का मतलब प्लस की घात 1 हो, प्लस की घात ऊपर जाएगी तो ये माइनस की 1 और हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो F इक्वल आ जाएगा 40 गुणा 10 की घात -10। या क्या करें, दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको एक अंक इस तरफ ले आए, तो जब एक अंक इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर। आपको बता चुके हैं जब इस तरफ दशमलव ले जाते हैं तो घात प्लस में होती है, तो -10 में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9। और बल का मात्रक आप सभी को पता है बच्चों क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये आ गया इसका मात्रक, ये हो गया बल का मात्रक न्यूटन। क्लियर। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट हो गई, इसको नोट कर लीजिए। हम इसको रब कर रहे हैं और दूसरे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। तो बात करते हैं सेकंड नंबर न्यूमेरिकल की। आपकी बुक का आंकिक प्रश्न का न्यूमेरिकल नंबर 2, सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल की यदि बात करें प्रश्न की, तो आपसे सेकेंड नंबर में कह रहा है 2 समरूप गोलों के केंद्र पर, समरूप का मतलब एक जैसे हैं, गोलों के केंद्र परस्पर 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको जो दूरी दे रहा है r का मान, वो आपको दे रहा है 1.0 मीटर, इतनी आपको दूरी दे रहा है। इसके बाद कह रहा है आपसे यदि दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल दे रहा है, इस बार गुरुत्वाकर्षण बल
एफ का जो मान दे रहा है वो दे रहा है आपको 0.667 इतने न्यूटन। क्लियर बच्चों, ये आपकी बल दे रहा है। पिछले वाले में, पहले वाले में आपसे क्या कह रहा था, बल का मान पूछ रहा था। और कह रहा है यदि दोनों गोलों इतने, तो कह रहा है तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना होगा। समरूप है तो हमने माना द्रव्यमान, मतलब पहले गोले का द्रव्यमान m1 बराबर vm है, और जो दूसरे गोले का द्रव्यमान है वो m2 बराबर भी किसके, m के है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, समरूप गोले हैं, एक जैसे गोले हैं। अब देखो F का मान लगाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। हम लोग क्या निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जो होता है वो होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। ये होता है बच्चों। इससे देखो ये F आपका बना रहा, कैपिटल G बना रहा, m1 की जगह पे m रखेंगे, m2 की जगह पे m रखेंगे, तो m गुणा m अपॉन r स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, एफ आर स्क्वायर बराबर कैपिटल G m का m में गुणा करेंगे, क्या आएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। m स्क्वायर का बच्चों आपको मान निकालना है, तो ये आएगा एफ आर स्क्वायर, कैपिटल G m स्क्वायर के गुणा में था तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर कैपिटल F का मान रखेंगे, F का मान दे रहा है 0.667 गुणा r स्क्वायर की बच्चों बात करें तो r का मान आपको 1 मीटर दे रहा था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। कैपिटल G का मान कर रखेंगे, कैपिटल G का मान आपको पता है 6.67 या 6.67 गुणा 10 की घात -11 होता है। क्लियर। इसमें यदि हम 3 अंक कर दें, क्योंकि इसमें 3 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे मैं 1 जीरो बढ़ा दें तो 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ये दशमलव इस दशमलव से कट गया, इससे इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, चला जाएगा 10 बार। अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे m स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 है, 10 का मतलब इसकी घात प्लस के 1 है, और ये -11 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 -11 में 1 प्लस का घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 की घात 10 बचेगी। ये m स्क्वायर इक्वल, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये माइनस के 10 है, -11 था, एक घट गया, -10 बचा, ऊपर जाएगा प्लस के 10 हो जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जैसे a की पावर m की पावर n है, इसका मतलब होता है a की पावर m गुणा n, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही तो लिखा है इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब बेटा घातें अगर बराबर हों तो आधार बराबर होते हैं, घात 2 है तो m बराबर कितने के होगा, 10 की घात 5। तो प्रत्येक गोले का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 10 की घात 5 है। लिखेंगे अतः प्रत्येक गोले का द्रव्यमान 10 की घात 5 किलोग्राम है। यह आ गया इस प्रश्न का उत्तर। इसकी बात देखिए, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें ले लें। प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं किसकी, थर्ड की। इसको हम रब किए दे रहे हैं आप लोगों को। थर्ड नंबर ये हो गया, 2 नंबर हो गए कंप्लीट। बात करते हैं प्रश्न संख्या थर्ड में कह रहा है आपसे, 2 पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 36 न्यूटन है। यदि दोनों के पिंडों के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो हमने मान लिया, पिंडों के जो द्रव्यमान हैं, पिंडों के द्रव्यमान बराबर हैं m1 व m2 है। पिंडों के द्रव्यमान m1 व m2 मान ली, इनके बीच की दूरी बराबर मान ली r। तब कह रहा है गुरुत्वाकर्षण जो बल है,
तब निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल आपको दे रहा है, तब गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर आपको दे रहा है कितना कार्य करता है, 36 न्यूटन। इतना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये बराबर दे रहा है 36 के। क्लियर। तो ये आपको पता चल गया कि कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का मान इतना आ गया, इतने न्यूटन। कह रहा है यदि इनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, यदि इनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, कह रहा है यदि बीच की दूरी पहले थी r, अब हो गई 3 गुना मतलब 3r, तब कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल बताइए, तब गुरुत्वाकर्षण बल, तब बात करें किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की। F बराबर वही फार्मूला कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी m1 m2। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, परिवर्तन किस में किया गया है, दूरी में। दूरी जहाँ पे r थी अब कितनी हो गई, 3r, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3r रखेंगे, स्क्वायर था स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। बस दूरी की जगह 3r हम लोगों ने कर दी। तो F इक्वल जो आएगा वो आएगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, ये F डैश है। अब इसमें 9 बाहर कर लो, 1/9, इसको लिखिए कैपिटल जी m1 m2 अपॉन जो होगा क्या हो जाएगा r स्क्वायर, यह हो गया। तो जो ये मान आएगा वो कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 1/9 बना रहा, और ये देखिए कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये बराबर किसके दे रहा है, 36 के। तो इतने की जगह क्या लिख देंगे 36, 9 से काटेंगे नचो को 36, तो अब जो बल आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन का बल कार्य करेगा। क्लियर। प्रश्न संख्या ये आपकी हो गई 3rd, नोट कीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न संख्या 4 में दे रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है। तो पृथ्वी पर पिंड का भार, पृथ्वी पर पिंड का भार, पृथ्वी पर जो पिंड का भार दे रहा है वो दे रहा है 98 न्यूटन। ठीक। पृथ्वी पर आपको गुरुत्वीय त्वरण दे रहा है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान दे रहा है वो दे रहा है 9.8 इतने मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दे रहा है इसका पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पर इसका भार ज्ञात कीजिए और चंद्रमा पर इसका गुरुत्वीय त्वरण दे रहा है। तो देखो सबसे पहले जो भार बराबर होता है वो आपको पता है m इंटू जी होता है, तो m इंटू जी बराबर दे रहा है 98 के, तो यहाँ से m निकालेंगे तो क्या आएगा 98/g के, 98 अपॉन जी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि g गुणा में था तो इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो m इक्वल जो आएगा वो आएगा 98 और g की वैल्यू रखेंगे 9.8, तो 9.8 दशमलव काटेंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 98 से भाग देंगे तो 98 से इसको भाग देंगे, 98 एकम 98 बचेगा 0, तो कितना आ गया 10 किलोग्राम। यह इसका आ गया द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, ये आप लोगों को हम थ्योरी में बता चुके हैं। ठीक है। अब कह रहा है चंद्रमा पर जो भार दे रहा है, चंद्रमा का पर गुरुत्वीय त्वरण, कह रहा है कि चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान या भार क्या होगा, तो द्रव्यमान तो यही रहेगा, द्रव्यमान आपका चंद्रमा पर भी क्या रहेगा 10 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान चेंज होता नहीं है, बदलेगा क्या केवल भार। तो पहले निकालेंगे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे, दे रहा है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण आपको दे रहा है, जी जो दे रहा है जी डैश वो दे रहा है आपको 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह दे रहा है इस पर गुरुत्वीय त्वरण। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि चंद्रमा पर भार ज्ञात कीजिए, तो निकाल लो चंद्रमा पर भार।
भार बराबर क्या होता है m इंटू जी, जी की जगह जी डैश रखेंगे। m का मान आपका आ चुका है 10 किलोग्राम और g का मान है 1.6। इसमें इसका गुणा करेंगे आएगा 160, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, तो क्या आ गया 16 न्यूटन। उस पर जो भार होगा वो कितने न्यूटन का होगा, 16 न्यूटन का भार होगा। नोट कीजिए। 4 के बाद 5 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है। तो हमने पहले तो मान लिया, क्या माना, पृथ्वी पर कह रहा है एक व्यक्ति का, तो व्यक्ति का द्रव्यमान, व्यक्ति का द्रव्यमान बराबर मान लिया m। क्लियर। और क्या कह रहा है कि इसका मान लिया तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण मान लिया जी। क्लियर। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर व्यक्ति का जो भार दे रहा है, व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, व्यक्ति का पृथ्वी पर भार वो दे रहा है आपको 600 न्यूटन है। और भार बराबर क्या होता है mg, तो mg दे रहा है आपको 600 न्यूटन दे रहा है, इतना दे रहा है आपको भार। आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पर भार ज्ञात कीजिए यदि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g का 1/6 भाग है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का। तो निकालेंगे पहले तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर क्या निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। ये कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग है, मतलब अपॉन में 6 कर देंगे, इतना आएगा। तो चंद्रमा पर निकाल लीजिए भार, अतः व्यक्ति का चंद्रमा पर भार, अतः व्यक्ति का चंद्रमा पर भार जो होता है m बदलता नहीं, m इंटू जी डैश हो जाएगा। तो m इंटू जी डैश की जगह रखेंगे g/6। mg बराबर आपको दे रहा था, ये mg बराबर था 600, तो यहाँ पे mg की जगह रख देंगे 600/6। 6 से भाग देंगे आएगा 100। इतने न्यूटन का भार कहाँ पे कार्य करेगा, चंद्रमा पे कार्य करेगा। ये हो गया प्रश्न संख्या आपकी 5 कंप्लीट। नोट कर लीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे आप पेन कॉपी लेके बैठा करें, तुरंत नोट किया करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 5 के बाद देखो बात करते हैं 6 नंबर में। प्रश्न संख्या 6 नंबर में यदि बात करें तो 6 नंबर में आपसे कह रहा है सोने का आपेक्षिक घनत्व जो दे रहा है 19.3 दे रहा है। सोने का आपेक्षिक घनत्व, सोने का जो आपेक्षिक घनत्व है वो दे रहा है 19.3। और कह रहा है कि पानी का घनत्व जो दे रहा है, पानी का घनत्व पानी का जो घनत्व दे रहा है वो आपको दे रहा है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपसे कह रहा है सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो आपेक्षिक घनत्व आपको बता चुके हैं कि सोने का जो आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला होगा, सोने का आपेक्षिक घनत्व वो बराबर क्या होगा, वो बराबर होता है सोने का घनत्व मतलब वस्तु का घनत्व, तो सोने का घनत्व अपॉन जल का घनत्व या जिस द्रव में डुबाया जाए उसका घनत्व, तो जल का घनत्व या पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व आपको दे रहा है कितना बच्चों, 19.3 दे रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे 19.3। सोने का घनत्व आपको ज्ञात करना है, तो निकालेंगे सोने का घनत्व। और नीचे दे रहा है आपको किसका, जल का घनत्व। जल का घनत्व कितना दे रहा है, 10⁻3। तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सोने का घनत्व बराबर क्या आ जाएगा,
आ जाएगा सोने का घनत्व बराबर हो जाएगा 19.3। ये कहाँ पे था, हर में, तो इधर क्या हो जाएगा, अंश में गुणा में हो जाएगा 10⁻3। और घनत्व का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यह आ गया आपके प्रश्न संख्या 6 का आंसर। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार ही हो जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आराम से आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग किस नंबर, 7 नंबर प्रश्न की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपसे कि 4000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद, तो गेंद का द्रव्यमान दे रहा है, गेंद का जो द्रव्यमान है m, वो आपको दे रहा है कितना है, वो कह रहा है कि 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम हो गया। कह रहा है जो घनत्व दे रहा है इसका, गेंद का जो घनत्व दे रहा है, गेंद का घनत्व, इसके हम घनत्व की बात करें तो जो घनत्व d दे रहा है वो दे रहा है 4000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया घनत्व का मात्रक। कह रहा है कि पानी में एक गेंद 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब वाले पानी में, मतलब पानी का घनत्व दे रहा है, पानी का घनत्व दे रहा है आपको कितना, 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यह दे रहा है। आपसे कह रहा है कि उत्प्लावन बल का मान ज्ञात कीजिए, उत्प्लावन बल ज्ञात करना है, और जी का जो मान दे रहा है वो कितना दे रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी बराबर दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उत्प्लावन बल बराबर जो होता है एफ बराबर, वो होता है रो वी जी। रो क्या है, ये रो है जल का, पानी का घनत्व, ठीक है। और या आप इसको ना ऐसे समझ पाए तो ऐसे ले लें, डी हो गया गेंद का और ये हो गया डी डब्ल्यू, मतलब जल का घनत्व, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू। और ये क्या हो गया, आयतन क्या है, विस्थापित द्रव का आयतन, मतलब जितना जल हटाया गया उसका आयतन, और जी आपको पता है घनत्व है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इस वी का मान, मतलब जो विस्थापित द्रव का आयतन है। तो विस्थापित द्रव का जो आयतन होगा वो क्या होगा, गेंद द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होगा। विस्थापित द्रव या पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर किसके होगा, गेंद के आयतन के, गेंद का आयतन बराबर गेंद के आयतन के। तो ये जो v आएगा यहाँ से, v का मान, वो गेंद का आयतन कितना होता है, आयतन बराबर देखो घनत्व बराबर होता है, समझ लो यहाँ से फार्मूला, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो यहाँ से आयतन इस तरफ अगर आएगा तो आयतन बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान अपॉन घनत्व के हो जाएगा। ये इधर आया, ये नीचे आ गया, तो आयतन बराबर क्या निकालेंगे, द्रव्यमान, द्रव का द्रव्यमान या जल का, पानी का द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान अपॉन पानी का घनत्व, ये हो जाएगा यहाँ से इस फार्मूले के अनुसार। अब निकालेंगे यहाँ से v का मान, तो आएगा पानी का द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान कितना था, 4 किलोग्राम। पानी का घनत्व कितना दे रहा था, 4000 दे रहा था। 4 से काटेंगे ऊपर, नीचे आएगा 1000। 1000 का मतलब हो गया 10⁻3, ऊपर जाएगा तो v हो जाएगा 10⁻−3, और इतने, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। यह हो गया। अब निकालेंगे किसका मान, उत्प्लावन बल का मान। उत्प्लावन बल, आपसे पूछ रहा था उत्प्लावन बल का मान। तो उत्प्लावन बल F बराबर क्या होगा, किसका घनत्व, द्रव का घनत्व, जल का घनत्व,
इंटू आयतन इंटू गुरुत्व त्वरण। और जल का घनत्व आपको प्रश्न में दे रहा है कितना है, 10⁻³ है, तो यहाँ पे लिख देंगे dW की जगह 10⁻³ आयतन जो आया वो 10⁻³ आया, और जो जी का मान है वो आपको दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10⁻³ से प्लस के 3 कट गया, बचा 10, तो इतने न्यूटन यही आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एफ का जो मान आया वो कितना आ गया, 10 न्यूटन। यही उत्प्लावन बल है, और इसका आपका इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 7 नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है समान आयतन वाली दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं। द्रव्यमान दे रहा है आपको, द्रव्यमान जो दोनों पिंडों के दे रहा है m1 व m2 है। ऊंचाइयां जो दे रहा है वो कितनी दे रहा है, h1 व h2 ऊंचाई से फेंके जाते हैं, h1 व h2। ठीक है, h1 व h2 ऊंचाई से गिराई जाती है। जब ऊंचाई से गिराई गई तो इनका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। दोनों का प्रारंभिक वेग u बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। कह रहा है तो इन पर उनके पृथ्वी तल पर पहुंचने में समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना समय जो है, माना पिंड को समय, माना इन्हें समय T1 व T2 लगते हैं, इतना समय लगता है। तो देखो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, थ्योरी में आपको ये बताया है गति के समीकरण, और जब बालाजी पब्लिकेशन के न्यूमेरिकल बता रहे थे तब भी आपको समझाया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको भी देख लें। तो h बराबर बताया था, जब ऊंचाई पर ले जाते हैं तो होता है ut, और जब नीचे ले जाते हैं तो प्लस का होता है 1/2 GT², यही होता है। यहाँ h1 हो जाएगा, यहाँ T1 हो जाएगा, यहाँ T1 हो जाएगा। h1 बराबर जो आएगा ut1, u की जगह क्या रख देंगे, 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है, 0, 1/2 GT1² हो जाएगा। तो ये आ गया कितना, इसको पहले लिख लो, 1/2 GT1² बराबर किसके आ जाएगा, 2, ये आएगा h1 के। तो यहाँ से T1² जो आएगा 2 का इधर गुणा होगा, 2h1 अपॉन आ जाएगा g के, ये आ गया T1²। यहाँ से इतना बना रहने दो, ये T1 हो गया। इसी प्रकार यदि हम T2 निकालें, इसी प्रकार T2 बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2h2 हो जाएगा, बस 2h2 अपॉन g स्क्वायर बराबर, क्योंकि इनकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं भाई, इनकी जी का मान बदलेगा नहीं, 2 का मान बदलेगा नहीं, जी का मान बदला नहीं, 2 का मान बदला नहीं, क्या बदलेगा, केवल h1 और h2 बदलेगा। तो ये हम इनका अनुपात निकालें, यदि T1² अपॉन T2², तो T1² दे रहा है 2h1 अपॉन जी, और T2² जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 2h2 अपॉन जी। जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो T1² अपॉन T2² जो आएगा वो आएगा h1 अपॉन h2। इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो T1 अपॉन T2 जो आएगा वो आ जाएगा ये अंडर रूट h1 अपॉन अंडर रूट h2, और यही दे रहा है आपको आंसर में अनुपात। इसकी बात कह रहा है आपसे कि यदि क्या किया जाए, ये तो आ गया आपका आंसर, आपसे पूछ रहा था जो आपकी किताब में दे रहा है। कह रहा है क्या यह अनुपात उस स्थिति में भी वही रहेगा जबकि वस्तु खोखली अथवा ठोस है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये केवल ऊंचाई पे निर्भर कर रहा है समय का अनुपात। ठीक है, तो ऊंचाई जब इस अनुपात में रखी गई है तो इनका अनुपात भी क्या रहेगा, यही रहेगा। तो लिखिए वही रहेगा, या एक वस्तु के ठोस, एक वस्तु खोखली व एक वस्तु ठोस होने पर भी यह अनुपात या समय का अनुपात यही रहेगा। यही रहेगा, समय का अनुपात यही आ गया। क्लियर बच्चों, तो नोट कर लीजिए।
और यही ये आपका था इस लेसन का अंतिम न्यूमेरिकल, और ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो गया है। लगातार आप लोग बने रहें और पीछे का रिवाइज जरूर करते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें सब लोग, और माँ सरस्वती की जय जरूर कमेंट्स में लिख के भेजा करें। ठीक है बच्चों, लगातार बने रहें। जल्दी आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की वीडियो लेके आएंगे। पहले फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए।